हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन सिरोही। वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम इसमें डेटा साइंस कोर्स क्या है और डेटा साइंटिस्ट कैसे बना जाता है और कौन-कौन से स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में एक ही वीडियो में आज हम डेटा साइंटिस्ट की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जो कि एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए या एक डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग डेटा साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, कोर्स करना चाहते हैं या कोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कोर्स को टेक्निकल तरीके से नहीं सीख पाते। वही सब स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। जो मेरी इस वीडियोस में न्यू हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब है, इस समय पे नाउअडेज सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। काफ़ी अच्छी सैलरी है इसमें। लोग लाखों तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उस लाखों कमाने के लिए कौन-कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स हमें होनी चाहिए, उन बातों पे हम ध्यान रखेंगे। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, जो मैं इसमें काम कर रहा हूँ, वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा और टेक्निकली भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लोग कह तो देते हैं ये चीज़ कर लीजिए, लेकिन उसकी किस तरीके से काम करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स फॉर द टॉप इमर्जिंग जॉब ग्लोबली। सो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जॉब्स इस समय पे डेटा साइंटिस्ट की आ रही हैं या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की आ रही हैं। So everyone want to become a data scientist, everyone become to like a data engineer, machine learning, data mining और a Python developer. So ये सब चीजें करने के लिए आपको किस तरह का अपने अंदर एक स्टफ लेकर आना है, एक किस तरह की आपको हार्ड वर्किंग करनी है, वो सब चीजें भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब है, बहुत अच्छी जॉब्स है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्किंग भी करनी है। हम पैसा तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना पोटेंशियल हमें लगाना होता है, ये नहीं हम देखना चाहते। सो चलिए मेरा यही आपको एक लाइक एक्सप्लेनेशन कराना है कि एक डेटा साइंटिस्ट को करने के लिए किन किन चीज़ों से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी blend of data inference, algorithm development and technology in order to solve analytical complex problem. So डेटा साइंस का काम क्या है कि एक एल्गोरिदम एक डेवलप करना है जिसके थ्रू एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपको एनालिसिस करना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नाउ डेटा साइंस इज अल्टीमेटली अबाउट यूजिंग अ डेटा इन क्रिएटिव वे टू जनरेट बिजनेस वैल्यू। आपको क्रिएटिव वे से जो डेटा आपके पास स्टोर है उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बिजनेस में हम उसका एडवांटेज ले सकें, उस तरीके से आपको उसे जनरेट करना है। नाउ अ डेटा साइंटिस्ट डज द एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस टू डिस्कवर insight from data and uses various advanced machine learning algorithm to identify the occurrence of particular events. ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या फिर जो फ्यूचर्स में जो हम डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर्स के लिए, उन सभी चीजों को हम डेटा से ही इंसाइट्स करते हैं। ये सारा काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। सबसे पहला जो स्किल्स रिक्वायर्ड होता है टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट या टू बिकम अ डेटा एनालिटिक्स में, सबसे पहले बात करूंगा कि स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेटा एनालिसिस यूजिंग एडवांस एमएस एक्सेल। सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल्स आना चाहिए। देन सेकंड स्किल्स आपको डेटा मैनेजमेंट विद एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, ये दो चीजें आनी चाहिए जिनमें हम कुछ क्वेरीज के थ्रू काम करेंगे। अभी हम आगे इनको वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे डिटेल में किस किस तरीके से इन पे काम होता है। देन थर्ड वन आपको एक डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बीआई टूल आना चाहिए, या तो पावर बीआई या टैबलू। अगर दोनों आते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी, कुछ कंपनियां जॉब्स निकालती है पावर बीआई के साथ, कुछ कंपनियां जॉब निकालती हैं टैबलू के साथ। अगर आपको दोनों आते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपके जॉब्स के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। नाउ फिर बात आती है, अगर आपका गूगल पे कोई डेटा है, जैसे गूगल शीट का कोई डेटा है या गूगल एडवर्ड से कोई डेटा आ रहा है या वेबसाइट से कोई डेटा आ रहा है,
सो उस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हमें गूगल डेटा स्टूडियो की जरूरत होती है। सो एडवर्ड का जो डेटा होता है, जो गूगल पे ऐड जो चलते हैं, गूगल से जो डेटा जनरेट हो रहा है, वो डेटा जो एनालिसिस हम कर पा रहे हैं, जो गूगल का जो एनालिटिक्स है, वो आपका गूगल एनालिटिक्स है। सो अगर आप गूगल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, सो गूगल पर आप ऐड का डेटा या गूगल पे ही आप डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकते हो, या गूगल के थ्रू अगर कोई ऐड हमने चलाया, हमारी वेबसाइट्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने लोग विजिट्स कर रहे हैं, कितने लोग हमारे वाउचर्स को डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये सारा काम आपका एक डेटा एनालिस्ट का होता है। इस पार्ट में बच्चों कोडिंग का पार्ट नहीं है, कोडिंग का पार्ट नहीं है, वो थोड़ा लिटिल बिट आपका एसक्यूएल्स का पार्ट होता है। लेकिन काफी बच्चे इन चीजों से भी हेजिटेट हो जाते हैं, तो उनको उन चीजों से हेजिटेट नहीं होना है। एटलीस्ट अगर बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आप बनना चाहते हो, तो ये चीजें तो आपको कवर करनी चाहिए। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है आपका डेटा एनालिसिस यूजिंग एडवांस एमएस एक्सेल। सो अगर एडवांस एक्सेल आप पढ़ते हो, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सब कहते तो हैं एक्सेल पढ़ें, लेकिन एक्सेल्स में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको लुकअप फंक्शंस लाइक वी लुकअप, एच लुकअप, और लाइक आप एडवांस आए हैं आपका, और लुकअप फंक्शंस की आपको जानकारी। देन आपको पाइवोट्स बहुत अच्छे से लगाना आता हो, और पाइवोट्स में मल्टी शीट से किस तरीके से पाइवोट्स लगाते हैं और रिलेशनशिप हम बनाते हैं। देन आपको मैक्रोज बहुत अच्छे से आते हो, डैशबोर्ड वगैरह का काम आपको इसमें आता हो, तब आप अपने आप को एक फुल्ली कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि हाँ, मुझे एडवांस एक्सेल्स में काफी चीजें आती है। देन उसके बाद आपको डेटा मैनेजमेंट विद एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल आना चाहिए। एसक्यूएल जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, नो एसक्यूएल जो होता है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अगर दोनों चीजें आपके लिए आती हैं, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी जॉब्स में, क्योंकि आप काफी डेटा पे क्वेरीज के थ्रू काम कर सकते हो, क्योंकि जो डेटा जो स्टोर हो रहा है स्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में, वो डाटाबेस में स्टोर्ड आपका होता है। सो बात कर लेते हैं एसक्यूएल किस तरीके से होता है। सो एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? सो होता है क्या है, जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल में हम क्वेरीज लिखते हैं कुछ इस तरीके से, और जो हमारा डेटा जो स्टोर होता है या डेटा जो हम फैच करते हैं, वो हमारा टेबल्स फॉर्मेट्स में आता है। जबकि जो नो एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल में जो डेटा होता है वो आपका जेसन फॉर्मेट्स में होता है, जिसको आप बीसन भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर जो की वैल्यूज की फॉर्मेट्स में डेटा होता है, तो यहाँ डेटा का कोई पहले से प्रीडिफाइंड फॉर्मेट्स नहीं होता है। सो ये दोनों में डिफरेंस होता है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में। मैं ये चीजें डिफरेंस करने चाह रहा था। बहुत बच्चे पूछते हैं सर एसक्यूएल नो एसक्यूएल क्या है, और दोनों क्यों सीखने जरूरी है, एक से ही काम कर लें। बहुत लोग एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, प्लीज वो लोग एडवाइस ना दीजिए डेटा साइंस में जिनको कोई नॉलेज नहीं है। वो बच्चों के कैरियर को खराब करते हैं, वो उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स पैदा कर देते हैं। सो मैं इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। सबसे पहला स्किल जो रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सेकंड स्किल जो रिक्वायर्ड है वो आपका है एसक्यूएल। अगर आप उसके साथ नो एसक्यूएल भी सीखते हो, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है नो एसक्यूएल में, जैसे मोंगोडीबी हुआ, इनका काफी ट्रेंड है। एसक्यूएल में जैसे एसक्यूएल सर्वर हुआ या माई एसक्यूएल हुआ, इनका काफी ट्रेंड है। सो अगर हमें क्वेरीज को चलाना आता है, तो डेफिनेटली हम इनसे डेटा को फैच कर सकते हैं। अगले स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको कि डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पावर बीआई। सो पावर बीआई से कैसे आप डेटा मॉडलिंग करते हो, पावर बीआई में डेटा कैसे आप लोड करते हो, पावर बीआई से कैसे आप डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हो। तीन चीजों में पावर बीआई डिपेंड है। पहला डेटा विजुअलाइजेशन, दूसरा आपका डेटा है, तीसरा आपका डेटा मॉडलिंग है, और चौथा आपका या तीसरा जिसको आप कह सकते हो, वो आपका है डेक्स फॉर्मूले। सो डेक्स फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे काम करते हैं। इस टूल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे वो टेक्निकल हो। अगर वो डेटा का विजुअलाइजेशन करना चाहता है, तो उसको बीआई टूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल्स में हमारे पास डेटा की लिमिटेशंस होती है। मींस 10,48,576 तक का ही डेटा हम उसमें दे सकते हैं, और टोटल 255 शीट होती है। जबकि पावर बीआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, जिसमें हम मिलियन तक का डेटा इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, और एक पावरफुल डेटा की मॉडलिंग हमें प्रोवाइड करता है। सो ये टूल्स आपको सीखना होगा। देन ये, अगर आप टैबलू भी सीखना चाहते हैं, जो कि एक आपका सेल्स फोर्स कंपनी से रिलेटेड है, सो इसकी भी काफी डिमांड है। ये भी एक आपका डेटा विजुअलाइजेशन का ही टूल है। सो इसको भी आप अपडेट कर सकते हो। इसमें भी आपको डेटा मॉडलिंग, डेटा रिलेशनशिप और डेटा विजुअलाइजेशन, दो तीन चीजों को ज्यादा डिस्कस करना है।
सो ये दो विजुअलाइजेशन टूल नंबर 1 टूल्स पे चल रहे हैं। इन दोनों की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में बीइंग अ डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। इसमें कोई कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती। जो लिटिल बिट थोड़ा टेक्निकल है वो केवल आपका एसक्यूएल है या आपका नो एसक्यूएल, लेकिन एटलीस्ट एसक्यूएल्स पे आपको कमांड जरूर करनी होती है। देन अगर आप गूगल की कम्युनिटी पे जुड़ना चाहते हो, कि गूगल पे डैशबोर्ड्स वगैरह आप बनाना चाहते हो, गूगल के ऐड का डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, फेसबुक का लाइक डेटा मेंटेन करना चाहते हो, या लिंक्डइन का, या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म का, और वो जो लाइव जो डेटा जनरेट वहां से हो रहा है उसका आप एक डैशबोर्ड चाहते हो, सो गूगल का जो जो विजुअलाइजेशन जो टूल है वो आपका गूगल डेटा स्टूडियो। इस पर भी आप कमांड कर सकते हो। ये भी आपका कोई कोडिंग का टूल नहीं है, लेकिन ये बस ऑप्शनों पे काफी ध्यान आपको इसमें देना होता है। नाउ फिर गूगल के और बहुत सारे डेटा एनालिसिस के टूल हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स, गूगल का ऐड, जैसे हम लाइक यूट्यूब चैनल मेंटेन कर रहे हैं या कोई गूगल पे कोई डेटा मेंटेन, तो गूगल हमें एक एनालिटिक्स देगा कि हमारे किस पेज पे या किस वीडियो कितना देखा जा रहा है। उस डेटा का भी हम यूज करके विजुअलाइज कर सकते हैं। गूगल पे कोई ऐड चलाया जाता है तो गूगल के ऐड डेटा को भी हम मेंटेन करके उसका डैशबोर्ड या विजुअलाइज कर सकते हैं। या कोई वेबसाइट का कोई डेटा होता है कि वेबसाइट्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, वेबसाइट का डेटा भी हम इजीली गूगल के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको इस वीडियो में सबसे मेन चीजें बता दी, कि सबसे पहले एक्सेल, फिर एसक्यूएल, फिर बीआई टूल्स, ये आपको कवर्ड करने। बीआई टूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम पावर बीआई का, फिर टैबलू का, फिर गूगल का। ये कवर कर लीजिए तो समझिए आप डेटा एनालिस्ट बन गए। और इसमें साउंड नॉलेज हो, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बिल्कुल ना हो। इस लाइन में आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, और एकदम एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाना कि अभी से सर एकदम जॉब, बिल्कुल पहले तैयार कर लो अपने आप प्रैक्टिकली। अगली बात आती है स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अब अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको कोडिंग स्किल्स की तरफ आना है। कोडिंग स्किल्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पाइथन एनवायरमेंट्स आईडी हमें पढ़नी पड़ती है, जैसे एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, गिटहब या गूगल कोलैब। इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं और इन पे अपने प्रैक्टिकल को काम करते हैं। और भी आईडीज होती हैं नॉर्मल, जैसे आपका लाइक पाईचार्म है और वीएस कोड है, लेकिन उसमें ज्यादा कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता, तो हम इस तरीके की एडवांस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। फिर हमारे पास है पाइथन फॉर डेटा साइंस विद नमपाई। नमपाई लाइब्रेरी का हम इसमें यूज करते हैं। साइपी लाइब्रेरी का यूज करते हैं फॉर द साइंटिफिक वर्क के लिए, नमपाई का यूज होता है फॉर एरे के लिए, पांडा का यूज होता है फॉर डेटा लाइक प्री प्रोसेसिंग के लिए, डेटा को क्लीन करना है। एनएलपी का काम होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, चैट्स वगैरह को लेवल पे जो काम होता है। मैटप्लॉटलिब का यूज होता है डेटा को विजुअलाइजेशन करना। सीबोन का अगेन ये आपकी एक एडवांस लाइब्रेरी है डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। प्लॉटली और ज्यादा एडवांस लाइब्रेरी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। वेब स्क्रैपिंग, अगर वेबसाइट से डेटा आपको स्क्रैप करना है, वेबसाइट से डेटा अगर आपको लोड कराना है, तो वो आपके लिए वेब स्क्रैपिंग होता है एक पर्टिकुलर, लेकिन ये लीगल तरीके से करना होता है। स्टैटिस्टिक्स, जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और जो उनके एकेडमिक में स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको ये चीजें जरूर सीखनी चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह चीजें किस तरीके से हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। पाइथन में ये चीजें सीखनी चाहिए। मशीन लर्निंग के लिए आपको एसक्यूएल सीखना चाहिए, डेटा का क्लासिफिकेशन सीखना पड़ेगा, देन आपको क्लस्टरिंग टेक्निक जैसे के मींस एटसेट्रा ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक डेटा का रिलेशन, डेटा में क्या मॉडलिंग है, सॉरी डेटा में क्या रिलेशनशिप है, डेटा का ट्रेंड क्या है, डेटा में ये सारी चीजें निकाल पाओगे। और इसीलिए हम पाइथन सीखते हैं। पाइथन में आके बेसिक चीजों के लिए पाइथन नहीं सीखते। देन फिर हम आर प्रोग्रामिंग सीखते हैं। आर प्रोग्रामिंग में हम स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स ज्यादातर जो इसमें यूज करते हैं, वो हम लाइक बिजनेस एनालिटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूज करते हैं आर प्रोग्रामिंग। बिग डेटा का कॉन्सेप्ट, अगर आप और ज्यादा चैलेंज लेना चाहते हो तो आप लाइक बिग डेटा के लिए हडूप भी इसमें पढ़ सकते हो, जो कि आपके लिए काफी और ज्यादा चैलेंजिंग होगा। सो बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, आपको इन चीजों पे कमांड करनी है, प्रैक्टिकली साउंड नॉलेज हो तो आप मार्केट में जॉब के लिए जाना, तो आप इंटरव्यू को फेस कर पाओगे। जिस दिन आप अपना इंटरव्यू आधे घंटे 1 घंटे तक रोक लोगे, समझ लेना आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आ गया। और जिस दिन आप इंटरव्यू गए और बस वहीं से नमस्ते करके वापस आ गए, समझना कुछ नहीं सीखा। अभी अभी बहुत काम करना बाकी है अपने ऊपर, कि लाखों रुपए या लाखों का पैकेज
लेना या दूसरे से सुन लिया, वो सुन के अगर आप आए हो तो इस चीज को भूल जाइए। मैं फिर अपने बच्चों से कहता हूं कि मुझे बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट में मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए। जो सपने तुम देख रहे हो उसके लिए मुझे मेहनत करवानी है, और कोडिंग से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो कोडिंग से घबराएगा तो सपनों में लाखों के पैकेज मत देखें बिल्कुल भी। फिर अपना कोई नॉर्मल ऑफिस जॉब पकड़ ले, इस आईटी फील्ड की तरफ से नमस्ते कर ले, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। सो यही बच्चा बीच में स्कैड होता है, बीच में आता था दम तोड़ने लगता है कि सर बस अब कितना कोडिंग। अरे भाई, कोडिंग के बाद फिनिशिंग तो अभी आ रही है ना, एंडिंग में तो फिनिशिंग आती है। चलिए डिस्कस करते हैं ये सारी लाइब्रेरी। सो पाइथन डेटा साइंस लाइब्रेरी, पाइथन में ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं। लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, डेटा स्ट्रक्चर, नमपाई, पांडा, साइपी लाइब्रेरी, टेंसरफ्लो, कीरास, एसकेलर्न, मैटप्लोटलिब, सीबोन प्लॉटली। तो ये सारी लाइब्रेरी पे हमें कमांड्स करनी पड़ती हैं, ये हमें सीखना पड़ता है पाइथन में। सबसे पहले टेक्निकली लोग बताते नहीं है कि पाइथन सिखाएंगे। अरे पहले उनको कि वो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिटेल में नहीं बताते, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे बच्चे के हर एक डाउट को क्लियर करना, ताकि उनको पता हो कि जिस फील्ड में आप जान रहे की कोशिश कर रहे हो उस फील्ड में आपको पूरा बेस्ट एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब वहां से रिवॉर्ड मिलेगा। ये लाइब्रेरी कहाँ कहाँ यूज होती है पढ़ लेते हैं। पांडा का यूज मैंने पहले बताया, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। नमपाई का होता है मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए और एरे के लिए। मैटप्लोटलिब का यूज होता है डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, चार्ट वगैरह बनाने हैं। सीबोन में थोड़े और एडवांस लेवल के चार्ट मिल जाते हैं, इस और एडवांस लेवल के लाइक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंसर फ्लो में आपको लाइक और ज्यादा मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट मिलते हैं, डेटा को टेस्ट एंड ट्रेन करना। कीराज में डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। साइपी में साइंटिफिक कंप्यूटिंग का, और इसमें हम लाइक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का भी काम कर लेते हैं। सीबोन में जो होगा कि कुछ रेडीमेड्स आपको लाइक डेटा विजुअलाइजेशन में ही मिल जाएगा, जैसे बॉक्स प्लॉट चार्ट वगैरह है। पाइटॉर्च भी आपकी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। इस तरीके स्क्रैपी जो है वो भी आपका स्क्रैप करने के लिए डेटा को, और एसक्यूएल से डेटा की मॉडलिंग। तो ये कुछ कॉमन लाइब्रेरी है जो कि हम पाइथन के साथ सीखते हैं। फिर पाइथन में हम क्या करते हैं, ज्यादातर इस तरीके से पाइथन की कोडिंग करते हैं, और पाइथन की कोडिंग करके डेटा को विजुअलाइज करते हैं। ज्यादातर हम जुपिटर आईडी या गूगल कोलैब का इस्तेमाल करता हूं मैं बच्चों को पढ़ाते समय, क्योंकि वो जो कंफर्ट मुझे उस आईडी पे लगता है वो किसी और आईडी पर नहीं लग पाता। सो ये चीजें बच्चों आपको पाइथन के साथ करनी होती है। डेटा को लोड, यहाँ पे लोड करना है, डेटा को क्लीन करना है, डेटा को अरेंज करना है, डेटा में स्टैटिकल काम करना है, डेटा को टेस्ट एंड ट्रेन करना है, देन उसको विजुअलाइज करना है। ये सारा काम बच्चों आपको पाइथन के साथ करना पड़ेगा। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो बच्चा मुझे 100% एफर्ट देता है मैं उसके पीछे जान लगा देता हूँ कि भाई तुझे सिखा के मानूंगा। और जो बीच में ही कर देता है कि सर बस अब कितना सिखाओगे ये वो, तो मैंने कहा भैया कॉर्पोरेट के लायक नहीं है तू। कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि आपको प्रेशर हैंडल करना है, ये सारी चीजों को सीखना है, तभी आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को डेवलप कर पा रहे हो। जो भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कॉर्पोरेट लोग जॉब कर रहे हैं, उनके पढ़ाई की स्ट्रेटेजी देखना। कभी भी ना नहीं कहा कि सर कितना पढ़ा रहे हो, कितना पढ़ना है। जो पढ़ाते रहो, हम उसको और ज्यादा अपडेट करेंगे। सो ये चीज आपको लेकर आनी है। देन फिर डेटा साइंस कॉन्सेप्ट में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको ये बहुत सारी, देखो यही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, ये काफी सारी जो कॉमन टेक्निक्स हैं, जैसे के एन, बेसियन, डीप लर्निंग, डिसीजन ट्री, वेक्टर्स, मशीन लर्निंग, ये सारी एल्गोरिदम्स हमें सीखनी होती हैं। और किसके लिए, मशीन लर्निंग या एआई के लिए विद द डेटा साइंस। तब हम डेटा साइंस को अच्छे से जज कर पाते हैं। देन ये जो मैंने आपको डिस्कस बताई, ये एल्गोरिदम में डिस्कस करता हूं किसके साथ, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट में। जैसे क्लासिफिकेशन, डेटा का क्लासिफिकेशन करना है, जो डेटा सिमिलर है उसको अलग अलग करना है, न्यूरल नेटवर्क्स बनाने हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करना है, लीनियर रिग्रेशन क्या है, ट्रेंड क्या बता रहा है डेटा का, एसोसिएशन, देन क्लस्टरिंग टेक्निक्स। ये सारी टेक्निक्स हमें अपने पाइथन के साथ यूज करनी होती है, डेटा के ट्रेंड को पता करने के लिए, डेटा के रिलेशनशिप को पता करने के लिए विद प्रैक्टिकली। तभी तो आप डेटा साइंटिस्ट यहाँ पर बनोगे। देन उसके बाद फिर हमें सीखना होता है स्टैटिस्टिक्स विद आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग बहुत बच्चे कहते हैं सर आर क्यों सीखें, पाइथन से तो काम चल ही गया, जब आपने पाइथन में इतने महीने काम करा दिया अब आर और आ गई। भैया आर का भी अपना अपना एक अलग रोल है, क्योंकि कंपनियां स्टैटिस्टिक्स वाला काम आर से कराती हैं, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग के अंदर स्टैट
स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत अच्छे और एडवांस फंक्शंस और लाइब्रेरी हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक उतना एरिया हम आर से कराएंगे तो हमारे लिए उस प्रोजेक्ट्स में काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जैसे टाइडियर है, ggplot2 है, dplyr पैकेज है डेटा मॉडलिंग वगैरह के लिए, ggplot2 डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हमें आर प्रोग्रामिंग में पढ़ने पड़ते हैं, और ये भी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपकी फ्रीली अवेलेबल है। देन आर प्रोग्रामिंग को ज्यादातर हम आर स्टूडियो एक आईडी होती है उस पर हम करते हैं। यहाँ पर उसमें हम कोडिंग करते हैं, यहाँ पे उसका लाइक आउटपुट आता है, यहाँ पर हम चार्ट्स वगैरह देखते हैं, और यहाँ पे वो जो हमारे पाइथन आर प्रोग्रामिंग जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पे हमारी वैल्यू होल्ड होती है, उनको हम यहाँ रखते हैं। सो ये कुछ मिला के आपका आर प्रोग्रामिंग का एनवायरमेंट है, और ये वाला जो एनवायरमेंट था ये आपका पाइथन का एनवायरमेंट है। सो इन दो चीजों पे हमें कोडिंग करनी होती है और अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाना होता है। तुम जॉब की चिंता बिल्कुल मत करो कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, तुम बस क्वालिटी डेवलप कर लो, जॉब अपने आप मिल जाती है डेटा साइंस में। जिनके अंदर क्वालिटी डेवलप नहीं होती, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, उनको जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये जॉब्स में क्या है कि सामने वाला बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर आपसे कुछ प्रैक्टिकली करवाना चाहता है, प्रैक्टिकली आपको साउंड नॉलेज हो। देन फिर हमारे पास बात आती है कि बिग डेटा एंड हडूप। अगर आप हडूप की तरफ जाते हो, जैसे सर हमने तो एसक्यूएल सीख लिया, नो एसक्यूएल सीख लिया, अगर हम हडूप की तरफ जाते हैं तो बिग डेटा में, क्योंकि हडूप में क्लस्टरिंग टेक्निक्स हैं, क्लस्टर्स बनाने, तो ये आपको एक डेटा इंजीनियर बनने में काफी हेल्प करता है। सो हडूप के लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पे नोड बनाई जाती हैं, नोड में किस तरीके से डेटा मेंटेन किया था उसका भी मैंने यहाँ पे विजुअल्स आपको बना कर दिया है। सो ऑल अबाउट ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, कैरियर की तुम भूल जाओ, बस स्किल्स होने चाहिए। डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, चाहे डेटा इंजीनियर बन जाओ, चाहे डेटा एनालिस्ट बन जाओ, चाहे बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ, चाहे डेटा विजुअलाइजर बन जाओ, काम डेटा पे ही करना है। ज्यादा नॉलेज वाला डेटा साइंटिस्ट, ज्यादा डेटा की नॉलेज वाला डेटा इंजीनियर, जो बीआई टूल्स पे ज्यादा काम करना चाहता है वो डेटा एनालिस्ट, जो आर प्रोग्रामिंग के साथ बीआई टूल पे काम करना चाहता है बिजनेस एनालिस्ट, जो खाली डेटा को विजुअलाइज करना चाहता है डेटा विजुअलाइजर। सो स्कोप की कमी नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन सीखे कौन? सीखना पड़ेगा। माइंड को मैनिपुलेट मैं बिल्कुल नहीं करूंगा इसमें वीडियो में, बिल्कुल कोर पार्ट बता रहा हूं, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, और सीखने के बाद तुम बस तुम्हारा कैरियर बदल जाएगा। जो जो पैकेज तुम सुनते हो वो सारे मिलेंगे, लेकिन इंटरव्यू खुद क्लियर होता है, किसी जानकार से, किसी सगे संबंधी से केवल आपका रेफरेंस लग सकता है, लेकिन इंटरव्यू चैलेंज फेस आपको खुद करना होगा। सो ये सारी चीजें आपको करनी है मेरी इस वीडियो में। जो मेरी वीडियो अगर ये आपको समझ में आई है तो इस पे जरा सब कमेंट करें और मुझे बताएं कैसी वीडियो आपको लगी है, जो आपको चीजों जाननी थी, जो आपको बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी है, क्या वो सारी चीजें आपको समझ में आई, मुझे बताइएगा। फिर इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊंगा, पूरा एनर्जेटिक तरीके से आपको डेटा साइंस करना है और पूरा 100% पोटेंशियल देना है। ये नहीं कि आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे मन वाले को तो मैं बीच में कह देता हूं कि भाई आधे अधूरे मन वाला कोर्स नहीं है ये डेटा साइंस, ये कोर्स पूरा बेस्ट एफर्ट लगाने वाले का है। कि ये नहीं कि सर हाँ ये 2 महीने हो गए कोडिंग कोडिंग कोडिंग, या ये डेटा के ऊपर काम ही काम, ये तो बस थक गए, जॉब नहीं मिल रही, ये चीजें सोच के बिल्कुल डेटा साइंस ना कर, पूरा 100% पोटेंशियल अपना दे। बाकी जो एक बेस्ट टीचर जो होते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को ट्रेन करता हूं, मैं पूरी चीजें उनको बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं, कुछ भी चीजें छुपाता नहीं है, ट्रांसपेरेंट तरीके से। भाई बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, इतना एफर्ट देना है, इतना टाइम देना है, इतना प्रैक्टिकल देना है। जो बच्चा प्रैक्टिकल भी नहीं करता, थोड़े दिन बाद उनको खुद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि सर डेटा साइंटिस्ट में तो ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। भैया दिक्कत नहीं आएगी जब तुम प्रैक्टिकल नहीं करते। प्रैक्टिकल तुम कर रहे हो आधा घंटा, क्लास ले रहे हो तुम 2 घंटे की, 1 घंटे की, प्रैक्टिकल करो 3 घंटे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर एक नई वीडियो ऐसी लेकर आऊंगा जिसमें बच्चों की कुछ नई प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनका सॉल्यूशन, इसीलिए चैनल बनाया है मैंने, ताकि मैं अपनी सारी नॉलेज और सारा एक्सपीरियंस जो मैंने झेला है ना अपनी लाइफ, वो तुम्हारे साथ शेयर करूं। जो बच्चे झेलते हैं कि सर ये दिक्कतें आती हैं, जॉब्स में दिक्कत आती है, बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट घूमते हैं कोर्स करने के बाद भी, क्योंकि उनका पता नहीं होता कि तुम पढ़ क्या रहे हो और तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। वो सब चीजें मैं इस चैनल में बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।